वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों की संरक्षिका हो सकती है। कि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी, तब तक नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो सकता है तथा बिना भय तथा पक्षपात के सबको समान न्याय प्रदान कर सकती है। कि न्यायपालिका के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, न्यायपालिका को कोई पक्षपात नहीं करेगी, तभी सबको समान न्याय प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय अपने कर्तव्यों के पालन के पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सभी प्रकार के राजनीतिक दबावों से मुक्त हो। जो भी न्यायपालिका है उस पर कोई भी राजनीतिक दबाव ना हो। न्यायाधीश स्थानांतरण के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारभूत ढांचा है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए निम्नलिखित उपबंधों का समावेश किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। न्यायाधीशों की पदावधि की सुरक्षा। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि विधायिका के मतदान से परे हैं। चौथा, संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा सकती है बट कम नहीं कर सकती है। पांचवा, किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा का प्रतिषेध। अर्थात न्यायाधीश के कर्तव्य के बारे में संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है। छठा है अवमान के लिए दंड देने की शक्ति, जो दी गई है अनुच्छेद 129 में माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए और अनुच्छेद 215 माननीय उच्च न्यायालय के लिए। तो पहला है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 कहां पर है? टीपीएसपी में भाग 4 में राज्य को निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। कि जो भी लोक सेवाएं हैं उनमें राज्य जो है वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। दूसरा है कार्यपालिका न्यायपालिका का कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहना उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो न्यायपालिका है वह कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहना उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी और निष्पक्ष भी नहीं रह पाएगी अगर उस पर कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है। अनेक राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है कि जब न्यायपालिका कार्यपालिका से
अलग होगी तो बेहतर कार्य कर पाएगी। अगला है पदावधि की संरक्षा। एक बार नियुक्त किए जाने पर न्यायाधीशों को आसानी से पदच्युत नहीं किया जा सकता है। एक बार किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया, उसको आसानी से पदच्युत नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, महाभियोग की प्रक्रिया न्यायाधीशों पर, आप वीडियो को देख सकते हैं। उसे पदच्युत करने के लिए संविधान एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है। प्रथम तो उसको केवल संविधान में दिए गए आधारों पर ही पदच्युत किया जा सकता है। दूसरे, इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति द्वारा पेश किए गए समावेदन संसद के प्रत्येक सदन के बहुमत द्वारा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यह समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और पारित किया जाना चाहिए। उक्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को उनके पदों से पदमुक्त करना आसान नहीं है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अंग है। अगला है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि विधायिका के मतदान से परे हैं। जो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि हैं, इनमें विधायिका में मतदान नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संविधान के अनुसार नियत किया जाता है और वह भारत की संचित निधि पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। उस पर संसद में मतदान नहीं होता है। उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसका केवल एक अपवाद है। इसका एक अपवाद भी है कि अगर देश में वित्तीय संकट या अर्थात वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, तो उनके वेतन और भत्तों में आवश्यक कटौती की जा सकती है। और वित्तीय आपात का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 360 में। अभी तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। चौथा है, संसद उच्चतम न्यायालय की शक्ति और आधिकारिकता को बढ़ा सकती है, किंतु कम नहीं कर सकती है। सिविल मामलों में संसद उच्चतम न्यायालय में की जाने वाली अपीलों की आर्थिक सीमा को बदल सकती है और इस प्रकार उसकी अधिकारिता को बढ़ा सकती है। वह इसकी आपराधिक अधिकारिता को बढ़ा सकती है। वह इसको अपनी अधिकारिता को और अधिक कार्यसाधक रूप में प्रयोग करने के लिए सहायक शक्तियां प्रदान कर सकती है। और अनुच्छेद 32 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए निर्देश, आदेश या लेख जिनके अंतर्गत परमाधिकार रिट भी शामिल है, निकालने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उक्त वर्णित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद उच्चतम न्यायालय की शक्तियों एवं अधिकार को बढ़ा सकती है, बट कम नहीं कर सकती। पांचवा है,
न्यायाधीशों के अपने कर्तव्य पालन में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा पर रोक। कि जो न्यायाधीश महोदय हैं, जो उन्होंने कर्तव्य पालन में अपने उनके आचरण पर संसद में चर्चा पर रोक लगाई गई है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन में किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के पालन में किए गए आचरण पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। यह उनकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। छठा है न्यायालय के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति। न्यायालय का अगर कोई अवमान करता है तो उसको दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 129 में माननीय उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताया गया है। इसमें जो भी न्यायालय की कार्रवाइयां होंगी वह जो लोअर न्यायालय है उनके लिए एक गाइड के रूप में कार्य करेंगी। और इसमें यदि कोई व्यक्ति न्यायालय का अवमान करता है तो वह अपने अवमान के लिए किसी भी व्यक्ति को दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को जो अधिकार दिया गया है 129 में और उच्च न्यायालय को 215 में। यह शक्ति न्यायालयों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय या न्यायाधीशों की आलोचना नहीं की जा सकती है। न्यायालय अथवा न्यायाधीशों की उचित और सत्य आलोचना वर्जित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 में स्पष्ट उपबंध है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिसे वह इस प्रयोजन के लिए उचित समझे। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति विधि विशेषज्ञों से परामर्श कंसल्टेशन करेगा। अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 में स्पष्ट उपबंध के बावजूद आगे चलकर उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता गया और न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर की जाने लगी। यदि टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।